हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग टोटल 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम लोगों का क्या है, जो आने वाला यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए हेल्पफुल हो, और ताकि हम लोगों का प्रीलिम्स आराम से निकल सके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यूपी पीसीएस का 2023 का जो पेपर था उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जो हम लोग की सीरीज़ है 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस वाली, तो उसको ही आप इसका एक पार्ट मान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और आज का क्या होगा, हम लोग का जो बुकलेट सीरीज़ ए है, और हम लोग क्या करना है, यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस 2023 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, इधर आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं, इधर हिंदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। क्या है, आपको सही सुमेलित नहीं बताना है। संघ राज्य क्षेत्र क्या भाग हमारा 8 में है। अनुसूचित और यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जो भाग क्या हमारा भाग 10 में है। अधिकरण क्या भाग हमारा क्या कहते हैं कि 9 में है, नहीं सॉरी 11 लिखा है, तो 11 में है। राजभाषा क्या हमारा भाग 17 में है। तो आप जानते हो कि राजभाषा के लिए नहीं 17 ही हमारा है। और अधिकरण के लिए हमारा क्या है, 11 ना होकर के कितना है, 14 है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। और बाकी के हमारे तीनों सही है। राजभाषा भी हमारा क्या था, संघ की राजभाषा भाग 8 में है। जो संघ राज्य क्षेत्र हमारा क्या है, भाग 8 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन जो हमारा भाग 10 में है। और राजभाषा हमारा क्या है, भाग 17 में है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा केवल सी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा आता है, अनुसूची 1 और 2 को फिर से सम्मिलित कीजिए और साथ ही साथ बताना है क्या कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पे दिया है क्या, सूची हमारी सूची 1 इधर दी है और सूची दूसरी 2 हमारी इधर दी है। आपको इसी हिसाब से मिलाते हुए इधर आंसर बताना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको मिलाने में क्या है, पहला देख लीजिए आप। अनुच्छेद 324 हमारे किसके लिए है, निर्वाचन आयोग के लिए है। तो आप जानते हो कि निर्वाचन आयोग यानी कि ए का हमारा किस में होना चाहिए, 4 में। अब ए का 4 किसमें, केवल इसमें ही दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल पाएंगे और आपको एक ही बार में आपके आंसर तक पहुँच गए। और बाकी आप देख लीजिएगा, हमारा बी का 3 आना चाहिए, यानी कि 315 हमारे किसके लिए है, लोक सेवाओं के लिए। तो 315 हमारे किसके लिए हो जाएगा, लोक सेवाओं के लिए हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा क्या आएगा, 280 हम जानते हैं वित्त आयोग के लिए हुआ था। और 338 जो था हमारे किसके लिए, अनुसूचित जाति आयोग के लिए होता है। अनुसूचित जाति आयोग के लिए क्या है, 338 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 338 ए है। और ओबीसी के लिए कितना है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338 बी। बी के बाद में हमारा बी है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, कोड के हिसाब से हमको सही सम्मिलित करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और क्या बताना, सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी तक कौन सी गतिविधि तक, आखिरी गतिविधि तक। तो पहले की हमारी प्रारूप समिति आई थी, जी हमको बताना है। यह संविधान, भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था पहले। भारतीय संविधान का प्रवर्त होने की तिथि, या फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक। हम जानते होंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक थी या फिर ये थी। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, उसके बाद में ये सब हुआ था। यानी कि पहले हमारा क्या आएगा, चौथा आएगा, और चौथा इन दोनों में ही है। इसका मतलब ये दोनों कट गया हमारा। तो हमारा क्या आएगा, पहले क्या आएगा, चौथा। उसके बाद में क्या है, प्रारूप समिति की नियुक्ति, यानी कि दोनों में सेम सेम है। इसका मतलब हमारा दूसरा आएगा। अभी करना है कि हमें दूसरा और तीसरे में से कौन सा आएगा, भारतीय संविधान का प्रवर्त होने की तिथि या फिर भारतीय संविधान का अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करना। तो हम जानते हैं कि पहले क्या होगा हमारा, भारतीय संविधान का मतलब कि जो प्रवर्त होने की तिथि होगी, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, सॉरी मतलब कि अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित होगा। उसके बाद में संविधान के प्रवर्त होने की तिथि होगी। यानी कि राइट आंसर क्या हमारा डी दिया है, पहले 4, 1, उसके बाद में 2, फिर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से क्या दिया, नीचे दिए कि 2 कथन है, उनमें से कौन सा एक आर और ए जो है क्या सही व्याख्या करते हैं या नहीं एक दूसरे की। या किसी राज्य की सीमा को बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रबद्ध उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। क्या मतलब कि एक खास अवधि दी होती है। उसके बाद बोला राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताना है क्या ए और आर दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो यानी कि जो हमारे बात तो दोनों सही हैं, पर इसकी सही व्याख्या नहीं होती है। तो यानी कि क्या हो गया हमारा, जो मतलब कि जो राज्यों को भेजा तो जाता है, परंतु उसकी क्या होता है जो मानना अनिवार्य नहीं होता। और मैं आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे जो आंसर मैं बता रहा हूँ,
यूपीएससी की मतलब कि यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की से मैं मिलाकर ही सारे आंसर दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोग कोई डाउट ना कीजिएगा कि क्वेश्चन या आंसर में आंसर गलत दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस जो राइट मानेगा हम लोग भी उसको भी राइट मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए होगा या फिर बी होगा, पर यूपीपीसीएस ने इसे बी माना है, तो हम भी इसको क्या मानेंगे, बी ही मानेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन से कथन सही होंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसे अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य गतिविधियाँ जो होंगी मान्य होंगी, तो बिल्कुल सही बात है, मान्य होंगी। और उसके बाद में क्या हमारा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होंगे। तो देखना कि चाहे उस दिन किए हों या फिर उसके पहले किए होंगे, अगर उसने उपराष्ट्रपति के पद के रहते हुए अगर कार्य किया है तो वो मान्य होंगे। इसका मतलब हमारा 5वें का क्या होगा, केवल एक विकल्प सही होगा, यानी कि जे वाले विकल्प हैं वे भी मान्य होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो जानते होंगे आप कौन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमारी थी, सॉरी मीरा कुमार थे। और क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। क्या तीसरी अनुसूची हमारी शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो बिल्कुल सही, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। 8वीं हमारी किससे है, भाषाओं से संबंधित है हमारी, ये भी सही है। 9वीं हमारी क्या है, राज्यसभा में स्थान का आवंटन से नहीं है, इसके लिए चौथी है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। 10वीं आप जानते हो दल बदल से भी है, तो इस प्रकार से हमारे 7वें का सी हो जाएगा। और चलिए अभी 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्या है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के हेतु अंग्रेजी भाषा के उपाय के लिए किया गया था। तो आप जानते होंगे कि 15 वर्षों के लिए था और 1965 के आसपास में इसको लिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा था, 9वां। तो 8वें का हमने क्या बताया, 8वें का बताया हमने सी, तो 8वें का सी। और 9वां क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ए और आर सही व्याख्या करते हैं, मतलब कि कौन सा कथन ए और दूसरा कथन आर को कहा गया। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते, ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल ए होना चाहिए, सॉरी फिर से गलत हो गया यहाँ पे, क्या बोला हमने, यानी कि इसका इस हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। तो यानी कि हमारा क्या होगा, 9वें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यूपी पीसीएस ने भी क्या इसका दिया है, बी ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में आपको बताना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो आप जानते हैं कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि टोटल 5 सदस्य होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि वो जो अध्यक्ष होता है वो भी मतलब कि 5 के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा एक तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये अपने प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, नीति आयोग को बिल्कुल नहीं देते हैं ये, यानी कि दोनों गलत हो जाते हैं। अगला बोला है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में क्या संबंध में 2 कथन दिए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट को जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस पर रिट का प्रयोग कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, उच्चतम न्यायालय ऐसा तो कर सकती है। और इसके बाद में बोला है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी भी अन्य उच्च न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थान क्या लिखा है, स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर के किसी भी अन्य न्यायालय को क्या है, अन्य न्यायालय को अपने अधिकार जो है आधिकारिक स्थान की सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि संसद को ही अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 11वें का हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और अगला वाला महान्यायवादी के बारे में पूछ लिया होगा। महान्यायवादी के लिए हमारा क्या होता है, आर्टिकल 76 होता है। तो महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आर्य होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही मतलब कि एक तरीके से क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं कि आर्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि महान न्यायवादी को भी ऐसे हटाया जाए। वो केवल एक तरीके से मतलब कि कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत जो होता है उसका पद होता है। इसके लिए मतलब कि सीएजी के लिए जैसा होता है, परंतु महान्यायवादी के लिए ऐसा नहीं होता। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल विकल्प 1। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। 13 क्या है? भारत के एक राज्य की विधान परिषद के आर्टिकल कौन सा हमारा 169 है, 169 है के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विधान परिषद में उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता। क्या बोला? यह विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही बात है। हमारा 13 का क्या होगा? 1 तो बिल्कुल सही है। उस राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है। तो यानी कि 40 कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होना चाहिए। तो यानी कि न्यूनतम 40 और अधिकतम क्या? 1/3। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। तो हमारी क्या हो जाता है हमारा? तो ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। और वहीं हमारी जो मतलब कि विधानसभा होती है, विधानसभा में कितनी है? 500 है। विधान परिषद में कितनी है? वहाँ पे शायद 403 है। और यहाँ पे 1 मिनट में आपको फिर से बताता हूँ काट के थोड़ा सा। हमारी विधान परिषद है, वहाँ पे कितनी? 403 के आसपास में है। 403 है, 404। उसके बाद में कितनी आती है हमारी? उसके बाद में हमारी जो विधान परिषद के बाद में, उसके बाद में 100। इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। शायद मैं अभी थोड़ा सा फिर से कन्फ्यूज़ हो गया हूँ यहाँ पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो पता है मुझे कि 404 है। और जो हाँ, तो मैंने बिल्कुल सही बोला था, मैं बस कन्फ्यूज़ हो गया था थोड़ा सा कि जो हमारी विधानसभा है वहाँ पे कितनी 403 है, और जो विधान परिषद है उसमें कितनी 100 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला पूछा जाए तो आप ये भी देख लीजिएगा। और राज्यसभा में कितनी है? 31 सीटें हैं। और लोकसभा में कितनी है? 80 सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और 15 क्या हमारा आता है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के प्रत्येक सदन का सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। यानी कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदस्य के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो संसद को बिल्कुल ये अधिकार है। और साथ ही साथ क्या मतलब कर सकता है? जो ए वाला है वो भी सही हो जाता है। यानी कि विकल्प हमारा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या बोला है? ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको याद रखना कि नहीं पूछा है, ना कि सही बोला है। इसके कार्य और शक्तियों का ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो बिल्कुल सही है जी हमारा। इसके बाद में इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, बल्कि गलत हो जाता है हमारा। केंद्रीय सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी गलत हो जाता है, यानी कि बी ही हमारा सही है। यह ग्राम स्तर पर सभा है, बिल्कुल सही बात है। पंचायतों के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यानी कि ग्राम सभा हम जानते होंगे, गाँव के पंजीकृत मतदाताओं की सभा होती है, उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। अगला हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। और 17 में क्या हमारा था? पंचायतों में सम्मिलित चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो हम जानते होंगे जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है? वो हमारे राज्य के और जो भारत के हैं वो सारे चुनाव करता है। और राज्य के जो राज्य के अंदर के होते हैं वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या बोला गया? पंचायती राज पर अशोक मेहता जो समिति थी 1977 की, इसकी प्रमुख सिफारिशों के आधार पर आपको कौन सा सही है? पंचायती राज कि 3 स्त्री व्यवस्था का स्थान पर 2 स्त्री व्यवस्था होनी चाहिए। क्या अशोक मेहता ने ऐसा कुछ कहा था कि 3 स्त्री की जगह पर 2 स्त्री होना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, अशोक मेहता ने ऐसा ही कहा था कि जो पंचायत वर्तमान में 3 स्त्री व्यवस्था है उसके स्थान पर 2 स्त्री होनी चाहिए। तो कौन है? अशोक मेहता। उसके बाद में क्या राज्य स्तर के
नीचे पर्यवेक्षक इस खंड को विकेंद्रीकृत एक प्रथम बिंदु माना जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि जो मध्य स्थिति है, यानी कि मध्य वाली जो बल्कि श्रेणी, बल्कि कहते हैं कि मध्य स्तरीय जो व्यवस्था है उसको हटा देना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 19वां क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित किसको देता है? तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को देगा और किसी को नहीं देगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं देता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं देता, ना ही प्रधानमंत्री को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो 20 को आप जानते होंगे किससे संबंधित हमारा है, बल्कि दोहरे दंड के विरुद्ध, मतलब कि खुद को सुरक्षा से संबंधित है। तो 20 में हमारे क्या आता है? यातना के विरुद्ध निषेध करता है, यानी कि यातना के विरुद्ध निषेध जी हमारा जे नहीं होता है। और जी हमारा किस में आता है? जी हमारा आता है यातना के विरुद्ध निषेध। एक तरीके से हमारा आ जाता है 23 के आसपास में, आप समझ सकते हैं 23 में, क्योंकि वहीं पे 23 में ही हमारा क्या है, शोषण से बल्कि सुरक्षा की बात कही है। और बल्कि यहाँ पे जो हमारा आता है कौन सा, 20 में एक बार आप फिर से देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो आपको नहीं बोलना है, इसका मतलब कौन कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यानी कि आप क्या अपने विरुद्ध साक्षी होने से रोक सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोहरे दंड की बल्कि धारा से बल्कि खुद को बचाव, ये भी हम कर सकते हैं। कार्योत्तर विधि, ये भी सही है। पर यातना के विरुद्ध निषेध जो हमारा ये वाला गलत है, यानी कि गलत ही पूछा था। 21 में क्या है? तो 20 में का हमारा क्या आंसर राइट हो गया? सी हो गया। 21 में क्या क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? यानी कि कौन जो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में आता है? तो यानी कि आप जानते हो कि जो नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार, यानी कि यहाँ पे 48 आर्टिकल जो होता है हमारा, नीति निर्देशक में भी आता है और मौलिक कर्तव्यों में भी आता है। तो किसका? पर्यावरण का संरक्षण करना। और वैसे तो हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या जाता है एक तरीके से, हमारा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में आता है। परंतु यहाँ पे ध्यान रखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, 21 का बी। और चलिए 22 का देख लेते हैं। 22 का भी क्या आता है हमारा? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या बोलना है? 108 होती है, हम जानते हैं संयुक्त बैठक के लिए। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रधान बल्कि क्या है, प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो बिल्कुल सही है। तो 22 में क्या है? अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन बोल रहा है, कुछ पूरा नहीं बोल रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यानी कि ये तो हमारा सही है, परंतु हमारा एक वाला गलत लग रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हमारा? केवल 2। और पीसीएस आयोग ने भी क्या ही दिया? इसका आंसर 22 में का बी ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है? प्राचीन काल के भारत के आक्रमण के संदर्भ में आपको बताना है कौन कौन से जो है कालानुक्रम में सही थे। तो आप जानते होंगे इसमें क्या होता है हमारा, पहले कौन हमारा? हिंद यूनानी, फिर शक, पहले कुषाण, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 23वें का हमारा राइट आंसर क्या है? पहले आया यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, यानी कि हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इस प्रकार से, मतलब कि पहला आया उसके बाद में कुषाण है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है? मिलिंद पन्हाओं राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन थे? तो मिलिंद पन्हाओं के समय क्या, नागार्जुन या फिर नागशन? कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है। तो कौन थे वो उस समय? नागशन थे। तो 24 में का क्या आंसर होगा? राइट आंसर हमारा नागशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो मिलिंद पन्हाओ जो थी वो एक रचना थी, उसमें क्या राजा मिलिंद और एक बौद्ध बौद्ध भिक्षु थे, उनके मध्य का संवाद के बारे में बात है। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? वो कौन बुद्ध थे? नागसेन हमारे बौद्ध भिक्षु थे। अगला हमारा क्या है? चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों से विभाजित है? तो चरक संहिता में कितने अध्याय खंड है? तो इसमें टोटल 120 अध्याय हैं और 8 खंड है, जी आप याद कर लीजिए, शायद रिपीट भी कर ले पीछे आयोग जो अपना। तो कितने हैं? 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। अगला क्या है? वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुआ कौन अधिकारी था? तो भाग दुआ आप समझ रहे होंगे एक तरीके से, कहीं ना कहीं मतलब कि राजस्व से संबंधित लग रहा है। तो 26 में का हमारा क्या होगा? राजस्व का कर जमा करने वाला। तो कौन था? भाग दुआ था। और आप इसको याद कर लीजिएगा, शायद रिपीट भी किया है ये पीसेस ने। फिर से देख रहे हो कि यह सुमेलित करने वाला आ गया है। और नेवासा कहाँ से संबंधित है?
तो नेवासा हमारा कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से ए का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का हमारा क्या हो जाएगा, ईसामपुर कहाँ पर, कर्नाटक का, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहाँ पे हमारा, ए का 3 बी का 4 यहाँ पे, यानी कि दोनों हमारे हो जाएंगे अभी तो। उसके बाद में डी दीवाना कहाँ का है, तो डी दीवाना आप जानते होंगे राजस्थान की एक झील भी पड़ती है और ये पुरातात्विक स्थल भी आ जाता है। तो डी दीवाना हमारा कहाँ का, राजस्थान का हो जाएगा। और इससे पहले भी डी दीवाना एक झील के बारे में पूछा था यूपीएससी ने। और इसके बाद हमारा बचा लास्ट, गुड़ियामा गुफा कहाँ पे होगी, हमारी तमिल में हो जाएगी। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा हमारा, 27 में का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था। तो हड़प्पा संस्कृति है, उसके पूर्वी सीमांत में कौन सा जो हिस्सा होगा। तो आप जानते होंगे उत्तर में मतलब कि दाइमाबाद से लेकर के मतलब कि इधर क्या होता है हमारा 28 में का मतलब कि आलमगिरीपुर तक। तो यानी कि पश्चिम में हमारा क्या आता है, सॉरी पूर्व में क्या आता है हमारा, आलमगिरीपुर तक। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है, अगर ज़्यादा डिटेल में गए तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और अभी हमें कितने लगभग 120 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, और अभी हम कहाँ पे पहुँचे, 130 पे पहुँच पाए हैं, क्योंकि 150 होते हैं इसमें। और आप लोगों का सपोर्ट से ही कि हम लोग कर पाएंगे ऐसा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला क्या है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पुराणों के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आप जानते हैं कि विष्णु पुराण है, वहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद वायु पुराण से गुप्त वंश की शासकों की व्यवस्था का प्रकाश डालती है। तो वायु आप जानते हैं गुप्त प्रणाल बल्कि गुप्त क्या कहते हैं, गुप्त वंश के शासन से व्यवस्था से संबंधित है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। तो 29 का हमारा सी हो जाएगा। तो क्या है हमारा, वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण हमारा किससे, मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है दर्शन और प्रचारक के बारे में मानते हैं। और देख रहे होंगे इससे पहले भी मैंने बताया था कि हमारे 6 दर्शन मुख्य रूप से हैं। सांख्य दर्शन जैसे कि है, सांख्य, न्याय, वैशाखिक, कणाद। कि वैशाखिक कौन है, पतंजलि है। देखिए वैशाखिक क्या पतंजलि है पूछा है, तो गलत है, सीधे सीधे बोला है कौन सा सही सुमेलित है। तो वैशाखिक के पतंजलि नहीं है, इसकी हमारे के पहला भी गलत हो जाता है। मीमांसा के कणाद नहीं है, तो आप जानते होंगे मीमांसा के कौन है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे 2 भी गलत हो जाता है। न्याय के कौन है, गौतम, बिल्कुल सही है। उत्तर मीमांसा के कपिल मुनि नहीं है। तो न्याय के कौन है, न्याय के गौतम है। और उत्तर मीमांसा के कौन है, ये भी हमारा गलत है। तो अभी क्या है, टाइम इतना नहीं है कि हम सारे मतलब कि दर्शन को एक एक करके बताएं। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, काफ़ी डिटेल में किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कैप्टन हॉकिंस ने कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें क्या हमारा आएगा, यानी कि 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आए, तो ये भी गलत है। तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो हमारा ये भी गलत है, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। तो 31 का हमारा क्या हो गया, डी। और 32 का क्या है, खरीदादार कौन थे। तो देख रहे होंगे एक तरीके से अगर आपको शब्दावली आती है तो शब्दावली से जो पीसीएस आयोग होता है तो शब्दावली से पीसीएस आयोग जो होता है हमारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 32 में क्या क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 32 में का जो हमारा होगा, क्या नाम है उसका, खरीदादार कौन थे, फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी था, उसे क्या कहते थे, फरीदादार कहते थे। क्या, खरीदादार कहते थे। तो 32 में का ए। अगला फिर से देख रहे हैं सूची दी है, 1 और 2 आपको सही मिलान करना है। पुस्तक और विषय क्या था। तो पहला हमारा मिरात ए सिकंदरी। तो मिरात ए सिकंदरी का कहाँ जाएगा हमारा, मिरात ए सिकंदरी इसका जाएगा हमारा 4 में। तो मिरात ए सिकंदरी किससे है, गुजरात की विजय से संबंधित है, यानी कि ए का हमारा क्या जाएगा 4 में, और 4 हमारा 2 में दिया हुआ है। उसके बाद में बुरहान ए माशिर। तो बुरहान ए माशिर हमारा कहाँ पे जाएगा, बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, बी का जाएगा, बी का 2 में। तो बी का 2 में, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, अभी भी बी का 2 में चल रहा है इधर भी। तो अभी देख रहे थे सी का, तो सी का हमारा कहाँ जाएगा 1 में। तो सी का जाएगा हमारा 1 में, यानी कि बंगाल का इतिहास किससे है, रियाज उज सुल्तान, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, ए है। और डी का हमारा कहाँ जाएगा 3 में। तो डी का हमारा 3 में, मोहम्मद गवाह
के पत्रों का संग्रह। तो कौन था? रियाजुल इंसान। ये सारे रटने वाले हैं, तो इसको आप समझ लीजिए या फिर रट लीजिए। अगला क्या 34 क्या है इसका राइट आंसर? ये भी देख रहे हैं नहीं, ये सीधे सीधे मतलब कि यह कौन सा सही नहीं है। तो इल्तुतमिश क्या था? रजिया का पति था, बिल्कुल सही है। शाह तुर्रान कौन थे? इल्तुतमिश का पत्नी, इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो शाह तुर्रानी जो थी इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो 34 भी सही है। हमीदा बानो बेगम कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। उसके बाद गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री, बिल्कुल सही है। तो यानी कि डी हो जाएगा हमारा क्या सही। तो 34 में क्या होगा हमारा आंसर? बी, सॉरी सी। निम्नलिखित ही पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपको फिर से देखना, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना कौन से? पेशवाओं के बारे में पूछ लिया। तो देख रहा हूँ पेशवाओं के बारे में पूछा है, और इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि बी। इसका क्या हो जाएगा हमारा 35 का राइट आंसर हमारा डी है। यानी कि पहले कौन हमारा? बालाजी विश्वनाथ है। उसके बाद में कौन है हमारा? बालाजी विश्वनाथ ही में बाजीराव प्रथम है। उसके बाद में कौन हमारा है? माधव राव है। फिर बाद में नारायण राव है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, और इसी को 2025 में भी शायद रिपीट कर लें, और 2024 में ऑलरेडी इसी को रिपीट भी किया है। तो आप देखेंगे अगर 2024 का जो अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे उसमें इसको रिपीट भी किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 36 पे देख लेते हैं। 36 में क्या दिया है? भारत जो कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या की समाप्ति किसने की थी? तो कौन थे? जेनुअल अबीदीन थे। तो जेनुअल अबीदीन थे, उन्होंने क्या किया था? कश्मीर के शासक ने जो था जजिया को समाप्त किया और गौ हत्या को रोक लगा दी। तो 36 का सी। 37 का क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रह 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो 300 पुस्तकों का अनुवाद जो है फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान किया गया। तो वो किसने किया था? तो किसने किया था? अजीजुद्दीन खान है। तो आपको याद रखना, ये शायद रिपीट भी हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो कौन थे? 37 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, अजीजुद्दीन खान है। संगीत का टप्पा शैली, जो टप्पा शैली आप जानते होंगे, एक शैली है संगीत की, किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत रूप से विकसित हुई? तो संगीत का मतलब कि कौन ज़्यादा, ये कहते हैं कि किसके समय में हुई? तो मोहम्मद शाह के समय में हुई। तो 38 में क्या होगा हमारा? मोहम्मद शाह, याद कर लीजिए इसको भी। 39 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवित्री और पुस्तक सही है? दयाबाई सही नहीं है, देख लीजिएगा। दयाबाई क्या विनय मलिक की है? तो सही है, दयाबाई किसकी है? विनय मलिक की है। सहजोईबाई जो है सहज प्रकाश की है। और गंगाबाई जो है गणेश देव लीला की नहीं है। बाकी क्या है? सोन कुमारी क्या है? स्वर्णवेली, जो सोन कुमारी उनकी क्या है? स्वर्ण वेली की कविता। यानी कि गंगाबाई वाला गणेश देव लीला ये गलत हो जाता है। 40वें का क्या है हमारा? 1857 का जो विद्रोह था सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा? तो बैरकपुर में कब हुआ था? 8 मार्च 1857 को हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या था हमारा? मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था, ये भी हमारा सही है, और मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था 10 मई को ही। और लखनऊ में क्या 4 जून 1857 को हुआ। और झांसी वाला हमारा गलत है, तो यहाँ पे 11 मई 1857 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हमारा डी है इसका, और जे वाले हमारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। तो 40 का हमारा डी हो जाता है। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्या हमारा? 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन के निम्नलिखित में से कौन नेता थे? यानी कि संयुक्त प्रांत किसान सभा जो थी 1918 में जो गठित हुई थी, तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? 42वां, कौन सी संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी? तो हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? अनुशीलन समिति थी, उसने फेंका था। तो 42वें का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 में क्या है? किसने 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की थी? तो किसने की थी? कौन से अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था वो क्या था हमारा? जो 1919 का अधिनियम था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, जिसमें 120 सदस्य थे। तो 1919 को आप याद रखिएगा, चैम्बर्स ऑफ
प्रिंसेस, तो 43 का डी हो जाएगा। अगला क्या हमारा आता है 44 का, तो 44 का क्या हमारा राइट आंसर है, ईवी रामास्वामी नायक ने क्या था, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। और 1925 में क्या कांग्रेस छोड़ दी थी, यानी कि ए और बी, एक और दो दोनों सही है। तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो 44 का हमारा क्या हो गया, सी हो गया। और चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्या हमारा था 45, तो 45 में क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट थी, आप जानते होंगे रानी झांसी लक्ष्मीबाई था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है इस पर। और अगला क्या 1857 में जो बरेली था, तो 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे, तो बरेली में आप जानते होंगे कौन थे, बरेली में कौन थे, खान बहादुर थे, यानी कि 46 में का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसको भी ज़्यादा बल्कि टाइम ना दीजिए, आगे बढ़िए फटाफट। कालानुक्रम की दृष्टि से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, होम रूल लीग हुई थी, खिलाफत हुई थी, या फिर हमारा क्या मोपला विद्रोह, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ, और ये जो हमारे थे आगे सबसे पहले, मतलब कि इनसे पहले हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो क्या मातंगीना हजारा जो थी, क्या इससे संबंधित थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। अरुणा आशा पल्ली तो आप जानते हैं बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से सम्मिलित थी। कनक लता बरुआ भी सम्मिलित थी। यानी कि 48 का क्या हो जाएगा हमारा, शांति घोष हुआ, जी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो मंजीरा किसकी है, गोदावरी की है, तो मंजीरा गोदावरी की है, बिल्कुल सही बात है। तो मंजीरा गोदावरी। मालप्रभा हमारी किसकी है, तो मालप्रभा आप जान दोगे क्या किसकी है हमारी, मालप्रभा कृष्णा की है, यानी कि मालप्रभा घाट प्रभा तुंग भद्रा ये सब किसकी है, कृष्णा की है। क्या बताया मैंने, मालप्रभा घाट प्रभा तुंग भद्रा ये सारी की सारी किसकी है, कृष्णा की है। उसके बाद में हेमवती कावेरी की, बिल्कुल सही है। प्राणहिता हमारी महानदी की नहीं है, तो प्राणहिता किसकी हमारी, महानदी की नहीं है। 50वां आता हमारे क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ पे मिलती है, अलकनंदा में। भागीरथी नदी जो मिलती है तो बन जाती है हमारी गंगा, तो कहाँ पे मिलती है, आप जानते होंगे देवप्रयाग में। इसको हम कहते हैं मतलब कि जहाँ पे गंगा मिलती है तो सेम देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में भागीरथी मिली। और एक होता है हमारा अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है। और खासकर यहाँ पर सारे के सारे जो 5 प्रयाग हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। 51 का क्या आएगा हमारा, लेटराइट मृदा के बारे में पूछा है, कौन सा सही है। ये मिट्टी उच्च ताप और वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, तो बिल्कुल सही है। इसमें लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, तो आप जानते हैं कमी नहीं होती है, एक्स्ट्रा होता है। राइट आंसर केवल ए, 51 का ए हो जाएगा। तो 51 का क्या हो गया हमारा, ए हो गया। 52 का क्या हमारा, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है, तो आप जानते हैं समताप मंडल में, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो 52 का हमारा हो गया सी। 53 का फिर से आ गया हमारा, यमुना नदी हमारी कहाँ पे आती है, तो यमुना जानते होंगे कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यानी कि ए का हमारे 4 होगा। ए का 4 तो हमारे सभी में है, बल्कि 3 में है। और महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी आप जानते होंगे महाबलेश्वर से निकलती है, तो यानी कि डी का हमारा क्या होना चाहिए। तो 53 का राइट आंसर क्या हमारा है, 53 का राइट आंसर जो हमारा है ए है, इसी हिसाब से आप मिला लीजिए। तो ए का हमारे 4 हो जाता है, बी का हमारा क्या होगा 3, यानी कि कृष्णा हमारी कहाँ निकलती है, कृष्णा से निकलती है महाबलेश्वर से। और गोदावरी हमारी कहाँ से निकलती है, गोदावरी निकलती है हमारी नासिक से। और महानदी निकलती है हमारी शिवाहा से। तो याद रख लीजिएगा, महानदी कहाँ से, शिवाहा से, गोदावरी नासिक से, कृष्णा तो आपको याद होगा महाबलेश्वर से निकलती है। तो अगर 2 याद है तो बाकी मिल जाते हैं। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है अगला, 53 के बाद में 54। फिर से ए और बी दिया है, बताना कौन सा सही और कौन सा मिलान सही कर रहा है या नहीं। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु के तट पर शुष्क रहता है, तो यानी कि जो मौसम के दौरान जो था दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो हमारा, जो शुष्क रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब निकलता है तो उसमें मतलब कि ये निकल जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र से, तो यहाँ पे शुष्क रहता है। और उसके बाद में क्या बोला है,
तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो सही यही बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। यानी कि हमारा क्या होगा, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो होता है हमारा एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि 54 का डी। 55 में आते हैं, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास से गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। मैंने गंगा वाला जो नदियों वाला कराया होगा, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप जानते होंगे, इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। बेतवा नदी प्रयागराज के पास से यमुना नदी में मिलती है, तो बेतवा हमारी प्रयागराज में, यमुना में नहीं मिलती है, तो यानी कि हमारा जे गलत हो जाता है, तो केवल एक सही होगा। 55 का ओनली ए। 56 देख लेते हैं, चलिए 56 क्या है हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही है। किस जनपद में, अभी देख रहा हूँ जनपद पूछ लिया, यानी कि जनपद अगर आपको याद है तो चंदौली में हमारा चंद्रप्रभा, तो चंदौली में हमारा कौन सा है, चंद्रप्रभा है। तो 56 का बी हो जाएगा। 57 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और राज्य सही है। अलेक दर्रा क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्या लिखा अगिल। और दीफू दर्रा क्या लद्दाख में पड़ता है, तो दीफू तो हमारा बिल्कुल गलत है, दीफू तो आप जानते होंगे लद्दाख में नहीं पड़ता। नीति जो दर्रा है हमारा, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नीतिला। नीतिला, लिपुलेख, ये सब क्या हमारा उत्तराखंड का है। नीतिला, मानाला भी हमारा उत्तराखंड का, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाता है। 58 का देख लेते हैं, चलिए 58 का क्या है, तो 58 का शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस महत्वपूर्ण का है, तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए शिव समुद्रम और कल्पक्कम विख्यात है, तो 58 का ए। 59 का देख लेते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित है। तो 59 का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल क्या है, 12% वन है, तो राज्य में क्या है 12% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले जो है कई वनों में कोई वन भूमि नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया है, वहाँ पे कोई वन भूमि ना हो, तो यूपी पीसीएस ने तो इसका आंसर क्या दिया, बी दिया, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आप इसको भी यही मानिए। और इसके बाद में क्या हमारा जो 60 आता है, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। और यहाँ पे भी क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्या था हमारा, सही पूछा गया था, तो यानी कि इसमें तो बी बोला है। और 60 का क्या है, रॉटरडैम हमारा क्या नीदरलैंड में है, या फिर इकार्गो जो है इगार का क्या हमारे चीन का है, तो 60 में का क्या होगा हमारा, इगार का जो हमारे चीन का नहीं है, बाकी रॉटरडैम हमारा का नीदरलैंड का ही है। और मांटेविडिया जो हमारा उरुग्वे का है, जकार्ता इंडोनेशिया का है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाता है। अगला क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेनेजुएला क्या प्रशांत महासागर में पड़ती है हमारी, तो वेनेजुएला क्या हमारी प्रशांत महासागर में है, तो हमारा जो ठंडी जा रहा है बिल्कुल गलत है। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार नहीं बल्कि दीर्घ ज्वार होती है, तो हमारी दूसरा भी गलत हो जाता है। और इसके बाद महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि धूप अधिक होती है, इसलिए जो था बाष्पीकरण अधिक हो जाता है। अगला क्या है, ज्वार और भाटा 12 घंटे 30 मिनट नहीं होता यहाँ पे, प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आते हैं, तो ऐसा गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे 26 मिनट है शायद, तो आप देख लीजिएगा इसको। 62 का क्या बोला है, तो 62 का क्या होगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है, तो रिया ग्रांडो है, तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी आती है, रियो ग्रांडो आती है, रियो ग्रांडे। और 63 का देख लेते हैं, चलिए 63 का क्या है, 63 का क्या हमारा था, रेगिस्तानों पर विचार करना है और उन्हें उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटे से बड़े की ओर। तो 63 का क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सबसे छोटा तो हमारा क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल सबसे छोटा आता है। उसके बाद में क्या आता है हमारा, गोभी का मरुस्थल आता है, यानी कि राइट आंसर क्या हमारा सी है। 63 का क्या हमारा सी है, तो यानी कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, उसके बाद में अरेबियन का मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल, तो सहारा तो सबसे बड़ा वैसे भी है,
3 को सबसे लास्ट में रख दीजिए, तब भी आप इसको काट दे देंगे। 64 का क्या हमारा फिलीपाइंस नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो फिलीपाइंस जो गन्ने एवं नारियल की कृषि का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। तो गन्ना और जो नारियल है किसको जाता है? स्पेन वासियों को और अमेरिका वासियों को जाता है। 64 का डी। 65 का हमारा क्या आता है? किलिमंजारो आप जानते होंगे कहाँ का है किलिमंजारो हमारा? किलिमंजारो हमारा क्या कहते हैं? अल्जीरिया। तो किलिमंजारो हमारा कहाँ पे पड़ता है? अल्जीरिया में पड़ता है। तो 65 का क्या हो जाएगा हमारा? 1 मिनट, फिर से गलत हो गया यहाँ पे, तो अभी इसको हटा देते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, किलिमंजारो हमारा कहाँ पे होगा? किलिमंजारो हमारा तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पे जाता है हमारा? तंजानिया में। तो 65 का क्या हमारा होगा बी। तो 65 का राइट आंसर दिया है बी, यानी कि ए का 3 में जाएगा और बी का 1 में जाएगा। जो टुबुकल हमारा है मोरक्को का है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा, ये गारंटेड होगा। यूपी से इसको आराम से रिपीट करेगी। स्टेनल हमारी कहाँ की है? स्टैनली हमारी युगांडा की है और हांगर कहाँ का? अल्जीरिया का है। तो इस प्रकार से हमारा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देश दे दिया है, झीलें दे दी हैं, सही सम्मिलित बताना है कौन सा नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ पे सही बोला है कहाँ पे नहीं बोला। बेकाल झील हमारी क्या रूस की है? तो जिसका बिल्कुल सही है, यानी कि बेकाल झील हमारी कहाँ पे पड़ती है? रूस में पड़ती है। और उसके बाद में क्या हमारा मिशिगन जो हमारी अमेरिका की है, मिसिसिपी, मिसौरी, मिशिगन, ये सब हमारी कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ओनेगल हमारी कनाडा की नहीं है, यानी कि सी वाला इसका गलत हो जाता है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 66 का सी। और माराकाइबो कहाँ की? वेनेजुएला की है। तो माराकाइबो कहाँ की है? वेनेजुएला की है। अगला हमारा एल नीनो ला नीनो, काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल मतलब कि कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बताना है। एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है में पेरू के तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना एल नीनो होता है। तो एल नीनो बिल्कुल सही है। तो गर्म जलधारा होती है वो प्रकट हो जाती है। उसके बाद में गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बता दिया गया, यानी कि केवल ए सही होगा। 67 का ए। दक्षिणी गोलार्ध में हवा वायु और विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है कोलियोरिस बल होगा। 68 का बी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन सा यूक्रेन की सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है? तो यूक्रेन जो है उसका कौन है? खार्विक। खार्विक जो है सबसे अधिक उत्पादन केंद्र जो है कोयले का है। 70 का क्या आता है हमारा? माउंट न्यूमेन जो है लो एस्क के लिए जाना जाता है। तो माउंट न्यूमेन क्या है? लो एस्क के लिए जाना जाता है। 71 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्या है? उत्तर प्रदेश के अमृत स्टेशन के योजना के तहत कितने 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। ये तो हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका फटाफट कर लेते हैं। 62 का क्या होगा हमारा? दिसंबर में सुदर्शन प्रहर सैन्याभ्यास कहाँ किया था? राजस्थान में किया गया था। 2022 की बात हो रही है। और 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो शीर्ष स्थानों पर कौन रहता है हमारा? पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। निसार उपग्रह किसके किसके मतलब कि संगठनों के द्वारा? नासा और इसरो है, तो नासा और इसरो है, यानी कि 74 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। और इसको रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई करंट अफेयर्स का तो है, मतलब कि एक ऐसा फैक्ट है जो रिपीट नहीं मतलब कि चेंज नहीं होगा। 75 क्या है? इसका बी होगा। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्थापित किए गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन थे? तो 76 है, इसका क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, अनुराधा रॉय। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो खनिज संपदा के संदर्भ में तो इसका भी क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित भंडार खोजे गए। तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो रियासी ज़िला है वहाँ पे लिथियम के भंडार खोजे गए।
भारत अनेक खनिजों और लिथियम निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो दोनों सही हैं। 77 का सी। फरवरी 2023 में भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है आप देख लीजिएगा। 78 का क्या होगा हमारा? तुमकुर कर्नाटक में हुआ। तो बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। तो 58 का बी। 78 का बी। तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे? तो नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे? कारावानी थे। कौन से? एम कारावानी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना था। 80 का क्या हमारा था? जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो G20 प्रतीक के चिन्ह में कौन सा सही है? 7 पंखुड़ियों वाला कमल था, सही है। 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। कौन सा स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2023 में नौसेना में शामिल किया गया? तो इसमें क्या हमारी है? वागशीर को शामिल किया गया था। तो INS वागशीर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 82 का बी। 83 का क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान निषेध होना, निषेध मुक्त मतलब कि धूम्रपान मुक्त होना। इन न्यूजीलैंड ने क्या लगा दिया है? अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और अच्छा खासा मतलब कि अच्छी चीज़ है बिल्कुल। 84 का क्या था हमारा? एयरलाइंस का विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसका नाम था याती एयरलाइंस। निम्नलिखित में किस स्पेयर पुस्तक लिखी? तो स्पेयर जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने लिखी है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका क्या है? पोप बेनेडिक्ट 16वें इनका हाल ही में निधन हुआ, संदर्भ में कौन सही है? जनवरी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो ये भी हमारा सही है। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। SCO फिल्म महोत्सव में एक SCO देश की फिल्में दिखाई जाएंगी। SCO देश की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो दोनों सही हैं। किसने जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई? तो 88 का क्या हो जाएगा हमारा? क्रिस हॉपकिंस। जो तो अब बल्कि काम का नहीं रहा अभी आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200वें सत्र में 11 बैठकों के लिए स्थान के रूप में शामिल नहीं था? तो क्या आगरा, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। तो 89 में क्या आ जाएगा हमारा? जो कानपुर था वो नहीं था, बाकी आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा शामिल है। 90 का क्या हमारा है? फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। चीतों की सुधार करना प्राथमिकता थी। व्याख्या भी करते हैं, सही भी है। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा सही है? ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है क्या? तो आप जान रहे होंगे इसे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो 90 का तो हमने क्या बताया था? ये था हमारा। और 91 का भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं है ये शायद गुजरात में। देख लीजिएगा आप इसको। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन वारों का मेयर की दूसरी बार चुना गया? तो किसको चुना गया है? सुनील चोपड़ा को चुना गया। लंदन वारों का मेयर चुना गया, वो भी दूसरी बार। 25 में क्या है? दिसंबर 25 में 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2025 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य सेवा अनिवार्य करने वाला देश कौन सा हो गया हमारा? तो कौन सा हो गया है? 93 का हो जाएगा हमारा बी। यानी कि ताइवान ने कर दिया है 1 साल के लिए आपको सैन्य सेवा अनिवार्य है। तो 93 का बी। और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि जनसंख्या कम है वहाँ पर, और अगर जनसंख्या कम होगी तो वहाँ के हर एक नागरिक को मतलब कि युद्ध कौशल में निपुण होना ही चाहिए। मतलब कि बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे युवा अपना आप काम कर सकें। तो अगला 94 का क्या था?
2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो 94 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार से वित्त मंत्री नदीम हवाबी को हटा दिया? तो कौन सा मंत्रालय था? मतलब कि किस आधार पर हटा दिया था? तो 95 का क्या हो जाएगा हमारा? जो टैक्स स्कैंडल के आधार पर उन्हें हटा दिया गया। कौन सा तत्व है नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन सी नहीं है? रेडॉन है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है। तो कौन सी नहीं हुई हमारी? 96 का एक्टिनियम नहीं हुई। कौन से हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहॉन्स के हाइलाइट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा? जो इंसुलिन होता है वो स्रावित होता है, आप जानते होंगे, अग्नाशय से स्रावित होता है। किस प्रकार की टीका डिप्थीरियम से बचाता है? तो डिप्थीरियम के लिए कौन सा हमारा होता है? 98 का क्या हो जाएगा हमारा? जो टॉक्साइड का जो टीका होता है वो डिप्थीरियम से बचाता है, टॉक्साइड का। तो 98 का ए। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध हुआ था? तो इनमें से mRNA कौन है? तो मॉडर्ना जो थी हमारी mRNA की। कौन सा कारक जैव विविधता के द्वारा ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? प्रकृति की आवाज़ का विनाश ही सबसे ज़्यादा अभी तो माना जा रहा है। तो बाकी तो बाकी कारक तो सारे के सारे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कारक है उनका विनाश हो जाना, प्रकृति के आवाज़ का विनाश होना। 101 में क्या है? जलायन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जल के लिए जलायन क्या करता है? जल का परिवहन करता है। 102 क्या हमारा है? बी। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो 102 का क्या हो जाता है हमारा? बी हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप जानते हैं कि BDO क्या होता है? जो मतलब कि केमिकल होता है VDO, क्या होता है हमारा? VDO। ये क्या होता है? मतलब कि जल में उपस्थित जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं उसको अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं VDO। अगर अधिक है तो वहाँ पे क्या होता है? जल अशुद्ध है। अगर कम है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करिए, यानी कि ए। तो 103 का क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे भी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बता दिया। यहाँ पे देखो ना, वन पारिस्थितिकी नहीं बल्कि जल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। 104 का क्या हो जाएगा हमारा? जलीय पौधे जो प्राय जल का कलिका प्लावित धान की खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन हो जाता है? तो येलो हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, रिपीट भी है। तो 104 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। किसने हाँसी पैदा करने वाला गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है हमारा, जो N2O होता है। तो N2O को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वो कि हंसी पैदा करता है। तो 105 के बाद में 106 क्या होएगा हमारा? समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो समुद्री शैवाल जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है हमारा? आयोडीन होता है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो आयोडीन के हैं। तो 106 का ये हो जाएगा। कीट भक्षी पौधा कौन है? तो कीट भक्षी पौधा हमारा कौन सा हो जाता है? जो नेप्थीस था, नेप्थीस, वो हमारा कीट भक्षी पौधा है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स होते हैं? तो आप जानते होंगे 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो कितने हैं? केवल 4। 108 का क्या है? 4। हम जानते हैं कि बाया नालिंद, दाया नालिंद, उसके बाद में अगले होते हैं दाया और बाया, बल्कि 4 होते हैं टोटल, 2 निलय और 2 नालिंद। 109 का क्या हो जाएगा हमारा? विश्व ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन था? 10वां था उस समय। भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है भंडारण के रूप में, पानी छान के छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि हो जाएगा वैसे तो। 110 का ये, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे? जल विभाजक। एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को 110 में। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, तो पानी को इकट्ठा करने से आप अनुमान लगाइए जल विभाजक ही होना चाहिए। भंडारण करती है और एवं पानी को छोड़ती है, तो यानी कि जो विभाजक होता है वो क्या करता है? इकट्ठा करता है, भंडारण करता है और फिर छोड़ता है। 111 क्या है? जल रोकथाम के लिए 1974 में आया था, जो कहता है प्रदूषण और रोकथाम से संबंधित अधिनियम था। लेटिस क्या होता है? जो हमारा जो रुका हुआ जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेटिस कहते हैं।
तो 112 का क्या हो जाएगा हमारा, जो रुका हुआ तो उसे लेंटिस कहते हैं, तो अंक की बिंदी अगर लगा दें तो रुका हुआ हो जाएगा, और जो बहता हुआ तो उसे लेटिस कहते हैं। तो यानी कि जो हमारा नदी वाला होगा वो क्या होगा हमारा, लेटिस हो जाएगा, और जो लेंटिस होगा वो क्या होगा हमारा, तालाब होगा, धनाव या मार्स वाला एरिया होगा, या दलदल होगा। अब देख रहे हो ये तीन के तीनों सेम सेम मतलब कि क्या कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कहते हैं विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि दलदल भी क्या हमारा रुका हुआ पानी है, तालाब भी रुका हुआ पानी है, दसाव क्षेत्र भी रुका हुआ पानी है, नदी भी बहता हुआ पानी है। तो यहाँ से भी हम अनुमान आप लगा सकते थे। तो लेटिस क्या होता है हमारा, लेटिस होता है बहता हुआ पानी, लेंटिस होता है हमारा रुका हुआ पानी। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, तो 113 का क्या हो जाएगा, बी, जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा का एक प्रमुख घटक है, तो नाइट्रोजन एक प्रमुख घटक है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहते हैं, तो रेगिस्तान में जो आवास करते हैं मरुदमद जानवर कहते हैं, मरुदमद जानवर कहते हैं, यानी कि मरुस्थल में रहेंगे उसे कहेंगे, सीधी सी बात है। फिर से सूची मिलाने वाला है और इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो 116 में क्या आ जाएगा हमारा, डेंगू। डेंगू हमारा किससे होता है, जानते होंगे वायरस से होता है, तो यानी कि डेंगू का आप मिला लीजिए वायरस। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अब लिख लीजिए डी का 2 कहाँ पे है, तो डी का 2 हमारा किस में है, केवल बी वाले में है, इसका मतलब बी होगा 116 का बी। यानी कि ए का 4 पेप्टिक प्राण क्या होता है हमारा, 116 का क्या हमारा आता है, राइट आंसर बी है। तो ए का 4 में मिलाया, यानी कि इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से मिला दिया। तो ए का 4 116 का हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो ए का 4 यानी कि जो पेप्टिक प्राण होता है वो विषाणु से होता है। डेंगू जो होता है हमारा, डेंगू जो होता है विषाण, तो इन्होंने अलग अलग बोल दिया है, विषाण विषाव। तो डेंगू को इन्होंने क्या बोला है, विषाण। विषाण और विषाणु शायद इन्होंने कुछ अलग बता दिया, दोनों दोनों ही विषाणु ही होते हैं। उसके बाद में क्या है, फील पाँव। फील पाँव हमारा किससे होता है, तो फील पाँव हमारा होता है कृमि से, तीसरे का 3 में होगा और डी का 2 में। तो मलेरिया तो हमारा प्रोटोजोआ में होता ही है, तो इसे तो आप मिला ही लेती है। पोषक स्तर बनाते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंध होना, केवल पौधों से संबंध होना, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से। तो 117 का आप समझ सकते हैं कि केवल मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंध होना ही क्या होता है, हमारा पोषक स्तर बनाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान हम जानते होंगे एक्स सीटू है या फिर इन सीटू है, तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्या हो जाता है, इन सीटू हो जाता है। तो इसका मतलब 118 का क्या हो जाएगा, इन सीटू संरक्षण होता है। जीन पूल तो अलग हो जाता है, मतलब कि जेनेटिकली रूप से होता है। किस भाग में अंगुल है, तो आप जानते हैं हमें जो हमारा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर है वहाँ पे अंगुल हिरण पाया जाता है, इसे हम कश्मीरी स्टग भी कहते हैं। 120 का क्या हो जाएगा हमारा, बायोडिग्रेडेबल कौन है, कीटनाशक है, कौन सा नहीं है, तो कीटनाशक नहीं है। बाकी घरेलू अपशिष्ट हम जानते हैं होगा, मल भी होगा और मूत्र भी होगा। बजट 2023-24 में कुल व्यय के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो व्यय क्या 20% था। ब्याज भुगतान मतलब कि बोला है जो व्यय हुआ है उसका परसेंटेज कितना किस में है, तो जो क्या ब्याज भुगतान हमारा 20% जो था हमारा ब्याज भुगतान में गया, और तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में कर एवं शुल्कों पर राज्य की भागीदारी 18%, ये भी सही है। रक्षा पर व्यय कितना हमारा 8% है, रक्षा पर व्यय हमारा 8%, इसको हम ध्यान रख लीजिएगा, तो ये भी सही है। सब्सिडी पे 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो सब्सिडी में काफ़ी कम है। अगला देख लीजिए 22 का क्या होगा हमारा, फिर से मिलान वाला है। तो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, तो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत जो हमारा है 122 का डेविन केनन ने दिया था। तो यानी कि ए का हमारा 3 होगा तो ए हो जाएगा, और इसके बाद में क्या हमारा है 122 का ए, और बी का हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि सामाजिक उप समायोजन का जो है बी का 4। डेविड हेनरी जॉर्ज ने जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत था तो सी का हमारा 1 में आएगा। थॉमसन ने जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का माल्थस ने दिया था, और देख रहे हैं इसको भी यूपीएस ने या पीसीएस ने भी रिपीट किया है। 123 का क्या हो जाता है हमारा, संसाधन के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित
करने को हम क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहेंगे सीधे सीधा। कौन सा सतत विकास लक्ष्य है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का रखा गया? यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सतत विकास लक्ष्य हमारा नहीं है। लैंगिक समानता है, बिल्कुल सही है, 5वां है। शून्य भुखमरी पहला ही है। अच्छा स्वास्थ्य हमारा कौन सा है? चौथा है। अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, तो डी हो जाएगा। कौन सा कथन और आर कारण उसके बारे में बोला है। और 125 का आपको बताना है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। उल्टा सीधा बोल दिया कुछ भी, तो यानी कि केवल ये सही है, आर गलत है। 26 का क्या है? गरीबी उन्मूलन 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय विषय का दिवस क्या था? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय क्या था? तो 126 का क्या हो जाएगा हमारा? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 127 का क्या है हमारा? आर्थिक विकास मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास पर पड़ता है, दोनों का एक दूसरे पर पड़ता है। 128 का देख लेते हैं। जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? 1871 में हुआ था। नियमित कब हुआ था? 1881 में हुआ था। जे रिपिन में, जेमियो में। 129 का डी। 129 का सीधे सीधे मैं आपको डी मिला देता हूँ। और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा SDG 10 होता है सभी प्रकार की असमानताओं को ख़त्म करने के लिए होता है। तो 10वें का यानी कि ए का 3 और जो 13 हमारा है, 13 हमारा किसके लिए है? 13 जलवायु परिवर्तन है। तो कहाँ पे जलवायु परिवर्तन? जलवायु क्रिया हो गया हमारा। 14 किसके लिए हमारा? 14 ज़मीन पे जीवन और 15 हमारा जल के नीचे जीवन है। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। डी का 2, डी का एक बार फिर से मिला देते हैं ताकि आपको सही से दिख जाए, शायद आगे पीछे हो गया कुछ। जो हमने बोला है, जो 10वां हमारा क्या है? सभी प्रकार की असमानताओं को ख़त्म करना है। 10वां हमारे सभी प्रकार की असमानताओं को ख़त्म करना है। बी का क्या हमारा? एक जाएगा। 13 मैंने बोला जलवायु क्रिया है। और 14 हमारे क्या है? 14 का जाएगा हमारा पानी के नीचे जीवन। और 15 होगा हमारा ज़मीन पर जीवन। तो 15 हमारा क्या है? ज़मीन पर जीवन। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी जो हमारी है गुनार मेडल ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है? केवल केवल केवल। तो 131 का क्या हो जाएगा? डी। मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। 131 का डी। 32 का क्या हो जाएगा? रियो 92 का जो था, एजेंडा 21 था, किससे था? सतत विकास से था। संधारणीय विकास के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 133 का क्या हो जाएगा हमारा? वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तुत करेगा, सही है। और दूसरा हमारे का वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही में नहीं आती है, तो हमारा केवल एक सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा मानव विकास रिपोर्ट से आया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट से अगले बार भी पूछा जा सकता है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 129 से उन्नीत होकर के 132 हो गई है। तो अभी तो फिर से क्या है 131 पे आ चुकी है। 148 देशों में वो तो लैंगिक सॉरी इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो 134 का क्या हमारा आया, यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाता है, तो 131 नहीं थी। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जी आप छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी मतलब नहीं है इसका। राइट आंसर क्या हमारा? केवल 2 है, कि अभी 2025 आ चुका है। प्राकृतिक संसाधन का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाना कि प्राकृतिक संसाधन का न्यूनतम क्षरण हो, तो ये क्या हमारा है? तो ये हमारा हो जाता है सतत विकास, जो कि पहले भी देख रहा हूँ रिपीट हो गया। एक ही क्वेश्चन को एक ही एग्जाम में 2 बार रिपीट कर दिया, तो यही हमारा पीसीएस आयोग है,
उसमें भी बाद में 2-3 क्वेश्चन गलत निकलेंगे इनके खुद के, और आंसर की में भी गलत होते हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। चलिए अपना क्वेश्चन अपना काम करते हैं हम लोग। 136 का, तो 136 का क्या है, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय योजना है जो 2022 में शुरू की गई थी। तो 136 का हमारा हो जाएगा, यानी कि 2022 में नहीं हुई थी। केवल 2 विकल्प सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है जो 7 इंजनों, सड़क, रेल, पोर्ट, बंदरगाह, जन संचार, संचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाएं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ी जाएंगी। कहानी तो बहुत लंबी है इसकी। उसके बाद में क्या है, 37, आर्थिक क्रिया नहीं है, नौकरी है, खेती है, स्वैच्छिक सामाजिक सेवा कहाँ से हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल हमारी क्या सामाजिक सेवा होगी। आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ से क्या कोई पैसा आए एक तरीके से। 38 का क्या हो जाएगा हमारा, संघीय बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की दर्ज की गई, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि सर्वाधिक कटौती जो है प्रतिशत में सर्वाधिक तय की, मतलब कि कहते हैं कि दर्ज की गई थी। उसके बाद में क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन है तो आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है, इसमें भी कमी ही हुई है। जनसंख्या स्थायित्व लक्ष्य 2030 तक या 35 तक, 70 तक, कब तक है, तो 2045 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट क्या बोला है, भारत ने जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है, तो 139 का जब बी दे रहे हैं, तो क्या दिया इन्होंने, बी दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2070 बोला है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 2045 था, तो फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। 139 का क्या है, 2070 बोलना, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है गलत है ये, क्योंकि 2045 था। तो देख लीजिएगा एक बार इसको आप फिर से कमेंट मतलब कि कन्फर्म कर गया, या फिर मैं अभी चेक करके देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो मैं बिल्कुल ही सही था, जो मैंने बोला बिल्कुल सही था। तो यूपीपीसीएस जो है इन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया 2070 तक, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, जो हमारी भारत की जनसंख्या नीति 2000 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, भारत को 2045 तक अपनी जनसंख्या को स्थायित रखना है, यानी कि 139 का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, परंतु इन्होंने आयोग वालों ने क्या माना है, बी माना है। तो यही मैंने जैसे कि अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही बात की थी, और वही चीज़ सामने आ गई कि आधे का आंसर इन्होंने गलत दे देते हैं कभी कभी। तो कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। शायद इन्होंने पंचामृत जो हमारा नेट जीरो इमिशन है उसको लिख दिया होगा, तो जो एग्जामिनर होगा उसने शायद उसके दिमाग में चल रहा होगा जो नेट जीरो है, यानी कि CO2 को 2070 तक जीरो करना है, शायद उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी, तो उसने इसलिए इस पर टिक लगा दिया। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, बाकी आगे अपना सॉल्व करते हैं। 140 का क्या होगा हमारा, केंद्रीय बजट का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। राज्यों के 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा, तो शायद सही है जी। 140 का क्या होगा हमारा, 20 वर्ष के लिए नहीं, यहाँ पे 25 वर्ष होगा। जो GDP है 3.5 राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा 140 का बी सही है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5 रखने का लक्ष्य है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। 141 का क्या होगा हमारा, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कौन सा कथन सही नहीं है। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, तो क्या हमारा ये सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज जो है 16% से ऊपर चल रहा है, आप समझ सकते हैं कितना बल्कि हाई रेट चल रहा है। उसके बाद में हमारा है एक तो 141 का क्या मैंने बताया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या भी है। तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय वर्ष वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई, तो ये गलत हो जाता है हमारा। बाकी फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लिए 2/3 हिस्सा बनाएंगे। PMI सेवा 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, तो हमारा ये भी सही है।
लास्ट के भी 8 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, बाकी फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? परम है, सापेक्ष है, व्यक्तिपरक है। पर जो हमारी प्रक्रियात्मक होती है, तो प्रक्रियात्मक जो निर्धनता होती है, ऐसी कोई निर्धनता नहीं होती है। कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आई थी क्या? तो सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2015 में नहीं है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई है। 2000 अभी 144 में क्या आया हमारा? अनूठी उपहार जो योजना है हमारी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है अनूठी उपहार योजना है। बाकी सारी हमारी क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो 144 का हमको बताना है, तो अनूठी उपहार केवल है, बाकी नहीं है। 145 का क्या है? कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का है? तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है, गंगा एक्सप्रेस वे है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बाकी मनरेगा तो है ही, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है। फ्रीडम टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 146 का क्या हो जाएगा हमारा? डी विमल जालन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हम जानते होंगे 1971। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो होता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है वो निकलता है। अभी हमारे लास्ट 2 बचे हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो थी हमारी कब आई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना कब आई थी? 2021 में आई है। और पीएम पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना तो पहले ही आई थी, पर इसे पीएम पोषण योजना में सम्मिलित किया गया। तो कब? 2021 में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि केंद्रीय बजट में 2023 के 24 के अनुसार सही सम्मिलित कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 89,155 करोड़ दिया गया, तो हमारा पहला ही सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या टोटल 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इतने बड़े वीडियो में कहीं पे भी इधर उधर की बात 1 भी मिनट नहीं की है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।